क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप ज़रा थोड़ा देख लें क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है। नमस्कार मित्रों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ठीक से? मैं देख रही हूँ नील जैन जुड़ चुके हैं। अ, नील जी, क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? नमस्ते नील जी। हाँ जी। ये सब ठीक है मगर उल्टा आ रहा है आपका वीडियो। अच्छा। तो या तो रोटेट दबाना भूल गई क्या? नहीं नहीं, रोटेट तो तो रोटेट तो है। दबा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक और चेक करता हूँ, नहीं तो फिर उसको खड़ा ही कर हाँ, लीजिए। एक और चेक हम खड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, खड़ा खड़ा कर लेते खड़ा कर लीजिए। हैं। हाँ जी। रामशंकर द्विवेदी जी, नमस्ते। आवाज़ धीमी है? अच्छा, अब ठीक है हमारी आवाज़, देखिए जी। गोपाल कमल जी, नमस्ते। नील जी, नील जैन जी, द कैमरा व्यू इज़ नॉट फाइन। ओके, सो इज दिस ओके नाउ? आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को मेरी? क्योंकि यहाँ पर, अच्छा जी, जन सुलभ की तरफ से सब ठीक है। इट इज़ ओके नाउ नील जी, थैंक यू सो मच। रामशंकर द्विवेदी जी, कलापिनी, मेरा नाम कलापिनी है। और शुक्रिया, आपने मैसेज किया है मुझे। पीयूष ठक्कर जी, नमस्ते। तो आप सबको नमस्कार। और अशोक जी, जिनकी 80वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। एक मिनट जी, जी, थैंक यू। श्री अशोक वाजपेयी जी की 80वीं वर्षगांठ के सिलसिले में किरण दादा, नमस्कार। कलापिनी की तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है आप जुड़ गए हैं। तो मैं बात कर रही थी परम आदरणीय अशोक वाजपेयी जी की 80वीं वर्षगांठ के सिलसिले में, जो कि कल है 16 तारीख को। पिछले कुछ दिनों से जन सुलभ पुस्तकालय ने एक बहुत सुंदर उपक्रम शुरू किया है, और जिसमें मुझे फंसा दिया है एक तरह से। फंसा दिया है ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि मेरा काम बोलना नहीं है, मेरा काम गाना है। मैं शास्त्रीय संगीत की छोटी मोटी एक विद्यार्थी हूँ, और थोड़ा बहुत गाने का प्रयत्न करती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इस कड़ी में जोड़ा गया। वास्तव में देखा जाए तो मैं एक बहुत ही अशोक जी के संदर्भ में यदि देखा जाए तो मैं एक बहुत ही छोटी एक विद्यार्थी हूँ संगीत की। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने मेरे बचपन से अशोक वाजपेयी जी को मेरे आसपास बहुत पाया है। उसका कारण ये है कि मैं ऐसे घर में पली बड़ी हूँ, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है जहाँ मुझे पंडित कुमार गंधर्व
और श्रीमती वसुंधरा कोमकली माता पिता के रूप में मिले। और चूँकि कुमार जी का अशोक जी से बहुत सुंदर मित्रता रही है उनकी, उस की वजह से बचपन से मैंने अशोक जी को, रश्मि जी को देवास में भानुकुल में आते जाते उन्हें देखा है, उन्हें सुना है, उनको कुमार जी से बतियाते हुए सुना है। जहाँ तक मुझे मालूम है और याद आ रहा है, सबसे पहले अशोक जी से परिचय तो नहीं कहूँगी, परिचय ये बहुत मुश्किल चीज़ है। अशोक जी को मैंने सबसे पहले देखा था 8 अप्रैल 1974 को। उस दिन कुमार जी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देवास में 3 दिन का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, कुमार 50। तो उस समय सबसे पहले देवास अशोक जी आए थे हमारे यहाँ। और मुझे याद है उनके साथ में कुछ फिल्म बनाने वाले लोग भी थे, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे वो उस पूरे प्रसंग को लेकर, और उनको लेकर अशोक जी आए थे। उनके साथ में मुझे याद है अच्छे से भाऊ खिरवड़कर तब आए थे, और शरद जोशी जी भी आए थे। तो इन और भी कुछ लोग थे, अब मुझे उतना याद नहीं, पर इन लोगों की याद ज़्यादा ताज़ा है। ये लोग आए थे। और मैंने बाबा से बाद में, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा ये कौन हैं जो आए हैं। उस समय अशोक जी का काला मोटी फ्रेम वाला चश्मा हुआ करता था, और हरा कुर्ता उस समय नहीं था, जो उनको आज भी बहुत पसंद है। पैंट शर्ट पहने हुए अशोक जी, मुझे याद है अच्छे से, दुबली पतली काया उनकी अभी भी नज़रों के सामने है। और बस ये इतना ही प्रसंग था उस समय। अशोक जी अपना, उनका जो भी काम करना चाहते थे, जो भी फिल्म बनाना चाहते थे, या कुछ डॉक्यूमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट करना चाहते थे, कुमार जी से मिलना चाहते थे, वो सब होके वो चले गए। फिर उसके बाद में यदि मैं गलत ना हूँ तो 1975-76 में भोपाल में कुमार गंधर्व प्रसंग हुआ। मध्य प्रदेश कला परिषद के तत्वावधान में, मध्य प्रदेश कला परिषद का जो एक की जो जगह थी, उसकी छत पर, जहाँ तक मुझे याद है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, उसकी छत पर यह कुछ एक आयोजन इस तरह से किया गया था, और बहुत बहुत सुंदर तरीके से वो आयोजन हुआ था। उस आयोजन के ठीक थोड़ा पहले देवास में एक बार अशोक जी आए, और वो एक बहुत सुंदर, बिल्कुल मतलब मेरे आंखों के सामने वो पूरा चित्र अभी भी उतना ही ताज़ा है कि कुमार जी के कमरे में रमेश चंद्र शाह जी थे, मंगलेश डबराल जी थे, राहुल बारपुते थे, अशोक वाजपेयी जी थे, और शायद एक दो लोग थे, यदि मैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो ज़रूर याद है। एक बहुत ही सारगर्भित लंबी बातचीत इन लोगों ने कुमार जी से की थी, जो बाद में पूर्वग्रह में छपी। और वो एक तरह से बहुत ऐतिहासिक बातचीत मैं उसको कहूँगी, संगीत को लेकर, कुमार जी के संगीत को लेकर इन लोगों ने की थी। और जो एक थोड़ी सी जो मेरी झोली में जो उस समय बात आई थी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे माँ ने कहा था, वसुंधरा जी ने कहा था कि तुम आज स्कूल मत जाओ, तुम यहीं रुको, क्योंकि अशोक जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, और वो बाबा से कुछ संगीत को लेकर बहुत गहरी बातचीत करने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम उस बातचीत को सुनो। अब मैं स्कूल, मतलब हाई स्कूल में भी नहीं थी, मेरे ख्याल से मैं मिडिल स्कूल में तब पढ़ा करती थी, और मुझे क्या समझ में आने वाला है इन लोगों की बातचीत, इतनी सारगर्भित संगीत को लेकर इतनी गहरी गहरी बातचीत। लेकिन फिर भी ये सचमुच में मुझे कभी कभी लगता है कि वसुंधरा जी का क्या उसके पीछे विचार रहा होगा। उन्होंने उस दिन मुझे स्कूल की छुट्टी करने को कह दिया कि तुम मत जाओ स्कूल, तुम बातचीत सुनो। और मैं बाबा के कमरे में एक कोने में बैठकर, जो सुबह से जो शुरू हुई थी बातचीत, वो लंबे समय तक, शाम तक चलती रही थी।
बाहर घनघोर बारिश हो रही थी, मुझे याद है, और टेप रिकॉर्ड पर ये सब बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। और मुझे लगता है मैंने कुमार जी के बहुत साक्षात्कार पढ़े हैं, बहुत अलग अलग लोगों ने उनके साक्षात्कार लिए हैं, कई कई लोगों ने मिलकर उनके साक्षात्कार लिए हैं, कुछ लोगों ने अलग लिए हैं साक्षात्कार, लेकिन वैसी बातचीत और वैसे प्रश्न उत्तर, क्या तो एक से एक प्रश्न अशोक जी निकाल कर लाए थे, और कुमार जी ने भी उसके क्या लाजवाब उत्तर दिए हैं। मैंने अभी बीच में उनसे बात हो रही थी अशोक जी से मेरी, तो मैंने उस बातचीत का फिर से एक बार जिक्र किया और याद किया कि इतनी सुंदर बातचीत संगीत को लेकर बहुत कम पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। उसमें कुमार जी का संगीत के प्रति जो उनका विचार रहा है, जो उनका दर्शन रहा है, वो इतना खुलकर सामने आया है। तो इस माध्यम से मुझे अशोक जी का परिचय होता चला गया। अशोक वाजपेयी एक कवि के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में, वो मुझे मालूम नहीं था। उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी लगी, उसकी ज़रूरत भी नहीं लगी, क्योंकि मेरे लिए बाबा ने, जब मैंने, जैसे मैंने कहा आपको कि जब मैंने बाबा से पूछा कि भाई ये कौन है, तो बाबा ने कहा ये इनका नाम अशोक वाजपेयी है, मेरा भक्त है। तो जो मेरा भक्त है, ये बात हमारे घर में मतलब हो गई, मतलब अल्टीमेट हो गया। तो जब मेरा भक्त है, जब कुमार जी ने कह दिया तो बात खत्म। तो सारी सारी सीमाएं वहाँ समाप्त हो जाती हैं। उसके आगे हम सोचते नहीं हैं कि वो व्यक्ति क्या है, क्या नहीं करता है, क्या, बस भक्त है, मतलब बात खत्म। तो शुरुआत ही यहाँ से हो गई, और एक अनकहा संबंध अशोक जी से बनता चला गया। और मैंने एक बार अशोक जी से कहीं कहा भी था कि वास्तव में देखा जाए तो कुमार जी की वजह से अलग अलग विधाओं से जुड़े कई 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 लोग, कई बड़े लोग, कई महान लोग, बड़े कलाकार, साहित्यकार, कवि, शिल्पकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पकार, इन लोगों का घर में लगातार आना जाना, चित्रकार, सब लोगों का आना जाना हमेशा चलता रहता था। और हमारा घर एक तरह से काका लोगों का घर था। मतलब जो बाबा के संपर्क में जो भी आता था और जो घर पे आ गया, वो हम लोगों के लिए काका हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। आज भी मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि अशोक जी मेरे लिए अशोक जी रहे, और हमारे घर में सब लोगों के लिए वो अशोक जी ही रहे। ये एक मज़े की बात बताई। मुझे जब जनसुलभ पुस्तकालय के अर्पण जी ने इस अशोक जी के संदर्भ में बोलने के लिए कहा, तो वास्तव में मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं। मुझे मालूम है कि अशोक जी को संस्मरणों में बहुत ज़्यादा शायद रुचि नहीं है। वो बौद्धिक विचारों से उनका ज़्यादा पेट भरता है, और उनको वही ज़्यादा पसंद है उस संदर्भ में बात करना। लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं, और मैं कौन होती हूँ उनकी कविता के बारे में कुछ कहूँ। मैं कौन होती हूँ उनके जो उनका साहित्यिक विमर्श रहा है उस बारे में कुछ अपनी टिप्पणी करूँ। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। ये ज़रूर है कि मैंने उनकी कविताएं पढ़ी हैं, पढ़ने की और पढ़ी हैं और समझने की थोड़ा सा प्रयत्न मैं करती रहती हूँ। एक बार तो अशोक जी घर पर आए थे, रश्मि जी भी साथ थी। इंदौर में कहीं उनका काव्य पाठ था, और मैं गई थी। और उसके बाद में कुछ ऐसा था कि वो बाद में देवास आने वाले थे, तो मैं तुरंत उठ के मैं पहले देवास आ गई, और कुछ समय बाद वो आए देवास भानुकुल में ताई से मिलने। कुंवर जी जाने की बात है ये। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कैसा लगा तुम्हें। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई साफ बात है, झूठ क्यों बोलना। तो उन्होंने कहा अच्छा, साफ समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि मुझे सुनना अच्छा लगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो ये मैंने हमेशा उनकी कविताओं को पढ़ने की ज़रूर कोशिश की है। कभी कभी कुछ कविताएं बहुत अच्छी भी लगी है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कुमार जी जाने के बाद में, जब तक कुमार जी थे तब तक स्वाभाविक है
कुमार जी ही आगे रहते थे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हम नेपथ्य में रहकर जो भी चीज़ें जुटाना हो, जैसे कुमार जी कहते थे कि भाई लाओ पान का डिब्बा ले आओ, लाओ फला ये लेके आओ। राहुल जी आते थे तो कहते थे भाई वो राख पात्र ले आओ, मतलब एस्ट्रे को राहुल जी राख पात्र कहा करते थे। तो हम बच्चे थे, हम लोगों का काम यही हुआ करता था कि इस तरह से नेपथ्य में रहकर जो भी छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत बड़ों को लगे उसकी पूर्ति हम करते चले जाएं और सुनते चले जाएं कि बड़े क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से चर्चा कर रहे हैं, कि किन विषयों पे बातचीत कर रहे हैं। और मैं सच में कहती हूँ कि इस तरह की चर्चाएं अशोक जी के साथ में भी जो हुई और इतर कलाकारों के साथ और आने वाले जो महानुभाव देवास में आते रहे उनके साथ में, वो एक बहुत बड़ी पूंजी है मेरी। सुनने का, शांत बैठकर सुनने का क्या महत्व रहता है वो मैंने उस समय जाना। कई बार ऐसा लगता था कि क्या सुनना, क्या समझ में आने वाला है, इसका क्या उपयोग है, लेकिन अब समझ में आता है कि उसका बहुत बहुत महत्व रहा है, बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तो कुमार जी जाने के बाद में अशोक जी ने कुमार जी के ऊपर विदा गीत लिखे और तब से मैंने उनकी कविताओं को ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। जब जब किताबों के माध्यम से वो मेरे हाथ में आई या कहीं और सुनने का अवसर मिला। ये तो एक बात है। दूसरा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुझे हमेशा लगता रहा है कि अशोक जी का हमारे वातावरण में होना, हमारे सांगीतिक वातावरण में होना, हमारे कला जगत के वातावरण में होना, ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी देन है, ये शायद हम पता नहीं समझ भी पाए हैं कि नहीं। एक बार हमें ये सोचना चाहिए कि अशोक जी यदि परिदृश्य में नहीं होते तो मध्य प्रदेश और देश का कला से जुड़ा हुआ जो एक वातावरण है वो कैसा होता। न केवल मध्य प्रदेश को एक अलग अलग पायदान पर, एक अलग शिखर पर अशोक जी लेकर आए, कला और कला से जुड़ी हुई सारी जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए, बल्कि भारत में कला संस्कृति को लेकर एक जो उन्होंने अलख जगाया है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। और मुझे लगता है कि तमाम राज्यों में और देश में भी जो अकादमियां हैं और जो अलग अलग उपक्रम संगीत को लेकर, नाट्य को लेकर, चित्रकला को लेकर, शिल्पकला को लेकर और तमाम इस तरह की विधाओं को लेकर जो आकार आज हम देख रहे हैं उसका बीज बड़े पैमाने पर अशोक जी के माध्यम से बोया गया है। ये जो आज हम एक बड़ा स्वरूप देखते हैं कला संस्कृति को लेकर पूरे देश में, हमें लगता है कि कलाकारों को, सब तरह के कलाकारों की बात कर रही हूँ मैं, अशोक वाजपेयी जी का हृदय से ऋणी होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कला की हमारे जीवन में महत्ता को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को मजबूर किया एक तरह से बड़े पैमाने पर कि वो इस विधा को कहीं ना कहीं अपने बीच रखें, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और क्या बोलूँ मैं बहुत छोटी हूँ, बड़े बड़े विद्वज्जनों ने उनकी इस शैली के ऊपर, इस काम करने की शैली के ऊपर बहुत कुछ कहा है और कहते भी रहेंगे, और क्यों नहीं कहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कलाकारों के बीच में ये बात ज़रूर आज भी याद रखी जानी चाहिए कि हम
जिस तरह से आज कला और संस्कृति को बड़े पैमाने पर सब जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा काम अशोक जी का रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को नतमस्तक समझती हूँ उनके सामने, बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। और ये आसान काम नहीं था, बिल्कुल आसान काम नहीं था। कहाँ तो बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में संगीत, नृत्य, नाट्य चलता रहता था, और कहाँ आज उसका विश्व रूप हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो ये एक बात मुझे लगी। उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया कलाकारों के लिए, उनके लिए अलग अलग मार्ग खोजे ताकि उनकी कला और विकसित हो। लोक कलाकारों को वो कहाँ कहाँ से खोज कर लाए। भारत भवन तो एक उसका बहुत बड़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म रहा है कि जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चला कि आदमी क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम कर सकता है। तो ये कलाकारों के लिए नए नए मार्ग उन्होंने खोजे ताकि वो आगे आकर अपनी कला को ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाए, लोगों के बीच लेकर आए। मुझे पता नहीं कितने लोगों को इसका भान है, लेकिन निश्चित रूप से कृतज्ञता बहुत बड़े पैमाने पर बनती है। दुर्लभ वाद्य विनोद नाम से अशोक जी ने एक बहुत ही लाजवाब उपक्रम किया था भारत भवन में, जिसमें भारत में पाए जाने वाले अत्यंत दुर्लभ वाद्यों को एकत्रित करके उनका वहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया था। तो वो एक नाम ऐसा सुंदर लेके आए थे। और कई बार मुझे ऐसे लगता है कि बचपन से थोड़ा सा पढ़ने लिखने की जो आदत मुझे लगी है, उसमें दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तो राहुल बारपुते जी और दूसरे अशोक जी। तो मुझे हमेशा मतलब कुछ कुछ ऐसे जैसे दुर्लभ वाद्य विनोद जैसे मैंने आपसे कहा, और अदम्य जी विशा और इस तरह के कुछ उनके बहुत पसंदीदा शब्द रहे हैं जो मुझे अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते। तो बहुत कुछ उनकी काव्य पंक्तियों को पढ़कर, उनके गद्य जो लिखे उन्होंने उसको पढ़कर बहुत कुछ सुंदर समझने की कोशिश की है। और लगता पढ़ने के बाद में लगता था कि भाई लिखे तो कुछ ऐसा कोई लिखे, जाने बूझे तो कुछ इस तरह से, भाषा को इस तरह से किस तरह से वो हैंडल करते हैं, बहुत अच्छा लगता था। और अनजाने में ही मैंने उनसे बिना पूछे उनको और राहुल बारपुते जी को गुरुपद पर मैंने उनको बैठा दिया है। और हिंदी साहित्य के लिए वो दोनों लोग मेरे भाषा के मामले में वो मेरे गुरु रहे हैं, आज भी हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो ये सिलसिला हमेशा बना रहे। एक जैसे मैंने आपसे कहा, मेरा विषय नहीं है बोलना मेरा काम नहीं है, इसलिए ये भी कहूँगी कि मैंने कई कई प्रसंगों पर अशोक जी को उनके जमदग्नि रूप में देखा हुआ है। और बाबा तो मेरे कहा करते थे कि ये उनकी बड़ी ताकत है अशोक जी की, कि वो कहीं भी जहाँ आवश्यक हो, कहीं भी से मतलब जहाँ आवश्यक हो वहाँ जमदग्नि रूप लेने में वो कोई कमी नहीं करते, यदि कुछ अच्छा घटित करना है तो ये एक तरह से। लेकिन मैं बची रही उनके इस जमदग्नि अवतार से, जो भी कह लें, उनकी उम्र का तकाजा कह लीजिए, या कुमार जी की बेटी होने के नाते मैं बची रही, और मैं चाहूँगी कि मैं बची रहूँ। ये बात भी मैं कह दूँ आपसे। अशोक जी, आपका कुपभाजन बिल्कुल नहीं बनना चाहती। हालांकि मैंने कुछ संस्मरण सुना है, क्योंकि मुझे मालूम है आपको ज़्यादा संस्मरण सुनना और सुनाना पसंद नहीं है। आप सारगर्भित बातचीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं, बल्कि वही आपको पसंद है। पर क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कल मैं उदयन जी का वक्तव्य सुन रही थी। एक मिनट, उदयन जी का मैं कल वक्तव्य सुन रही थी। क्या लाजवाब कल बातचीत हुई है उदयन जी की। और एक अनुपस्थिति नाम की कविता के बारे में उन्होंने जब जिक्र किया, और वो
उसको हमारे सामने खोलकर बता रहे थे। ब्रह्मारण्य की उन्होंने बात की और अशोक जी की काव्य पंक्तियों को वो खोलकर हमारे सामने समझा रहे थे, चेष्टा कर रहे थे, उसका विवेचन कर रहे थे। तब उस ब्रह्मारण्य की बात जब उन्होंने कही कि वहां तक जब व्यक्ति पहुंचता है तब उसको आगे कुछ नजर नहीं आता, वो खाली है। वो सब विवेचन सुनते समय मुझे दो कविताओं की बार बार याद आ रही थी, बल्कि तीन। तो मैं चाहूंगी कि मैं उन पंक्तियों को पहले आपके सामने गुनगुना दूं। किरण जी, जी जी जी। अशोक जी की रसिकता के बारे में कल उदयन जी बात कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इतने सुंदर तरीके से उदयन जी ने उनकी जो रसिकता है उसको व्यक्त किया शब्दों में। मैं दो पंक्तियां केवल गा देती हूँ, कबीर ने लिखी हुई हैं। हर भज सुख सागर में आके, हर भज सुख सागर में आके, हंसा मत जावो रे पियासा। हर भज सुख सागर में आके, हंसा मत जावो रे पियासा। हर भज सुख सागर में अमीरस भरिया तो सबद हुआ पर कासा। हंसा मत जावो रे पियासा। हर भज सुख सागर में आके, हंसा मत जावो रे पियासा। अब कबीर की बात चली है तो अशोक जी की जो मुझे एक बहुत पसंद है कविता, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ देती हूँ। स्वाभाविक है, वो बहुरी अकेला उनके काव्य संग्रह में से है और कुमार जी जाने के बाद जो विदा गीत उन्होंने लिखे थे उनमें से एक है। कविता का शीर्षक है एक के बिना दूसरा न था। गली तो सकरी थी और दो नहीं समा सकते थे। गली तो सकरी थी और दो नहीं समा सकते थे, पर थे दो ही उस गली में। गली तो सकरी थी और दो नहीं समा सकते थे, पर थे दो ही उस गली में। एक सदियों पहले का था और एक आज का, पर गली प्रेम की समय से बाहर थी। शब्द एक के थे और सुर दूसरे का। शब्द एक के थे और सुर दूसरे का। उस शैव चबूतरे के पास जब वह जुलाहा आया अपना इकतारा लिए हुए, तो मुश्किल था उसके लिए भी एक को दूसरे से अलग आना। जब वह जुलाहा आया अपना इकतारा लिए हुए, तो मुश्किल था उसके लिए भी एक को दूसरे से अलग आना। वे दोनों थोड़ी देर उस गली में अलग दिखते हैं, फिर एक ही हो जाते हैं, ऐसे
कि एक की परछाई भी दूसरे की परछाई से अलग नहीं हो पाती। तो ये कुंवर जी और कबीर दोनों के लिए, दोनों की स्मृति में अशोक जी ने लिखा था, और ये मुझे बहुत प्रिय है, ये कविता मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मुझे लगा कि मैं आज आप सब लोगों के साथ में इस कविता को साझा करूं। एक और जो मुझे उनकी कविता बहुत पसंद है, किस शैव चट्टान पर, वह आग की गरिमा तक, आकाश की पवित्रता तक, पृथ्वी के शस्य तक उठता है अपने रक्त से, अपनी त्वचा से, अस्थियों मज्जा से, अपने एक फेफड़े से, अपनी आवाज से, अपने गान से, अपने नाम से। कहाँ भटकता है खंडहर सा, बयार सा, गुनगुनाहट सा, गंध सा वह नाम? समय कहाँ लिखेगा उसका नाम? बार बार मिटने बनने वाले इतिहास में, बारिश से लदी हवा पर, किस गगन मंडल में, किस भविष्य बही में, किस जर्जर पोथी में, किस अदृश्य देव वृक्ष के तने पर, किस शैव चट्टान पर, समय कहाँ लिखेगा उसका नाम? तो ये अद्भुत कविताएं अशोक जी ने लिखी हैं, उस बारे में मैं क्या कहूँ, अकिंचन। लेकिन जब कल फिर मैं उस बात को वापस आती हूँ, उदयन जी की बात पर, कल जब उन्होंने ब्रह्मारण्य की बात की, तो ब्रह्मारण्य की बात जब वो की, और जैसे मैंने कहा आपको, मुझे दो भजन बार बार याद आ रहे थे। उसमें से जो एक भजन है, सखियां वाघर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, वो मैं अंत में आपको सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले एक और भजन की पंक्तियां, एक और काव्य पंक्तियां हैं मेरे सामने, जो मैं आपके साथ में साझा करना अच्छा लगेगा मुझे। वो मराठी में है। नामदेव के समय की बात है, जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में बहिणाबाई नाम की एक महान कवियत्री हुई, और कुछ ऐसा संयोग पिछले कुछ 2 वर्ष पूर्व ऐसा बना था। मैंने अशोक जी को भी इस बारे में पूछा था, उनसे कुछ मशवरा लेना चाहा था। मुझ पर ऐसी जिम्मेदारी NCPA की तरफ से एक कार्यक्रम के सिलसिले में डाली गई थी कि मैं भारत की कुछ मिस्टिक पोएट्स, मतलब महिला कवियत्रियों के बारे में कुछ रचनाएं पेश करूं। तो उस सिलसिले में जब मैं कुछ खोज कर रही थी, कुछ पढ़ रही थी, तब मुझे बहिणाबाई की पंक्तियां मेरे सामने आईं, जो मुझे लगा कि ये क्या है, कहाँ कबीर और कहाँ बहिणाबाई। लेकिन उनके कहने में, उनके अनुभवों में, और जो कल उदयन जी अशोक जी की काव्य पंक्तियों के बारे में हमसे बात कर रहे थे, अनुपस्थिति नामक जो कविता की वो चर्चा कर रहे थे, जहाँ वो ब्रह्मारण्य के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ तक की यात्रा और जंगलों से होती हुई यात्रा, उन काव्य पंक्तियों की जब मैं सुन रही थी कल उदयन जी को, तो मुझे बार बार लगा कि अशोक जी की काव्य पंक्तियां, बहिणाबाई की काव्य पंक्तियां और कबीर की काव्य पंक्तियां, ये कहीं ना कहीं, जिसे हम मराठी में कहते हैं कि एका माळे से मणि, मतलब एक ही माला में पिरोए हुए ये मोती हैं, जो कहीं ना कहीं अपना सामंजस्य, अपनी एकता कहीं ना कहीं हमारे सामने लेकर आते हैं। तो ये मैंने बहिणाबाई की कुछ काव्य पंक्तियां जो मेरे सामने हैं, वो मैं आपके सामने गुनगुनाना उचित समझती हूँ, तो इसलिए सुनिएगा। मुझे मालूम नहीं आज उदयन जी सुन रहे हैं कि नहीं। उदयन जी, मैंने इसे ललत में स्वरबद्ध करने का प्रयत्न किया है। अब देखिए, ऐसा है, कल अशोक जी का जन्मदिन है, तो उन्हें कुछ नया तो सुनाना चाहिए।
इसलिए ये आज एक भजन कह लें, उसको जो भी कहना है आप कह लें। दिवस मराठी में है, दिवस न राती प्रकाश न ज्योति, तेथे निज वस्ती केली जीवे। उस मोमेंट की बात यहाँ बहिणाबाई कर रही हैं, जहाँ दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, जहाँ प्रकाश है न ज्योति है, वहां मेरी आत्मा, निज वस्ती, मेरी बस्ती वहां है, वहां की है मेरी बस्ती, मेरे जीव ने वहां बस्ती की है। तेथे निज वस्ती केली जीवे, आनंदी आनंद गोविंद गोविंद, भोगू परमानंद बाईयानो। दिवस न राती प्रकाश न ज्योति, दिवस न राती प्रकाश न ज्योति, तेथे निज वस्ती केली जीवे। दिवस न राती प्रकाश न ज्योति, तेथे निज वस्ती केली जीवे। आनंदी आनंद गोविंद गोविंद, भोगू परमानंद बाईयानो। दिवस न राती अर्ध न ऊर्ध गति न विगति, तेथे निज वस्ती केली मने। दिवस न राती प्रकाश न ज्योति, तेथे निज वस्ती केली जीवे। तो ये बहिणाबाई का काव्य रहा है। अब मैं कबीर के उन पंक्तियों पर आती हूँ जो मुझे इस कल के जो उदयन जी का जो वक्तव्य रहा है और अशोक जी की जो कविता के बारे में जो बात उन्होंने कही, कैसा देखिए एक ही धागा इन तीनों पंक्तियों में चलता है। किरण दादा, किरण देशपांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको तानपुरा सुनाई दे रहा है? आप छोटा सा मुझे एक यहाँ कुछ मैसेज दे दें, या और भी लोग सुन रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि तानपुरे की आवाज़ आप तक भी पहुँचना ज़रूरी है, वो सुर पहुँचना ज़रूरी है। जी अवधेश जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ये सखिया सखिया, आप किरण दादा धन्यवाद धन्यवाद। जो मैं ये भजन आपके सामने कबीर का पेश कर रही हूँ, इसका संदर्भ कल की उदयन जी की बातचीत में है। कल जो जनसुलभ पुस्तकालय के ध्वज तले जो उदयन जी ने बातचीत की अशोक जी के संदर्भ में, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा, तो वो आपको मेरे इस भजन गाने का संदर्भ पता चल जाएगा। सखिया 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 सखिया, कुमार जी ने इसे सिंध भैरवी में कंपोज किया है। देखिए कितना सुंदर
काव्य है कबीर का। सखियाँ 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 वाघर सबसे न्यारा। सखियाँ जहाँ पुराना पुरुष हमारा, सखियाँ वाघर सबसे न्यारा। सखियाँ जहाँ नहीं सुख दुख, साच झूठ नहीं। जहाँ नहीं सुख दुख, साच झूठ नहीं। पापन पुण्य पसारा, पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रहना चंद, नहीं सूरज बिना ज्योति उजियारा। सखियाँ वाघर सबसे न्यारा। सखियाँ। अभी मैंने आपको बहिणाबाई की कुछ पंक्तियां सुनाई। दिवसना राति प्रकाशना ज्योति, तेथे निज वस्ती केली जीवा। आप देखिए कबीर भी क्या कह रहे हैं। नहीं दिन रहन चंद, नहीं सूरज बिना ज्योति उजियारा। सखियाँ वाघर सबसे न्यारा। सखियाँ नहीं तह ज्ञान ध्यान, नहीं जप तप। वाघर सबसे न्यारा उस जगह पर जहाँ कल हमें बताया उदयन जी ने विवेचन करके अशोक जी की काव्य पंक्तियों के संदर्भ में ब्रह्मारण्य के बारे में, उस बिंदु तक, उस अंतिम बिंदु की जहां बात करते हैं अशोक जी। नहीं तह ज्ञान ध्यान, नहीं जप तप। वेद किते बन वाणी, वेद वहाँ ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, जप नहीं है, तप नहीं है। वेद किताब, ना वेद है ना पुस्तक है, कुछ नहीं, ना बाणी है अबानी, कुछ नहीं है। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब जहाँ हिरानी। सखियाँ वाघर सबसे न्यारा। सखियाँ मूलन फूल बेली नहीं बीजा। जहाँ मूल नहीं है, फूल नहीं है, जहाँ बेली नहीं है, बीजा नहीं है। बिना वृक्ष फल सोहे, ओ हम अर्ध ऊर्ध नहीं। श्वास लेखन को है। सखियाँ वाघर सबसे न्यारा। सखियाँ। और अंत में कबीर क्या कहते हैं, जहां अशोक जी की बात खत्म होती है उसके आगे, जहां पुरुष तहवा कछु नाही। जहाँ पुरुष तहवा कछु नाही। कहे कबीर हम जाना, हमारी सन
लिख जो कोई पावे पद निर्वाणा सखिया वा घर सबसे न्यारा सखिया 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 वा घर सबसे न्यारा सखिया सखिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनसुलभ पुस्तकालय अर्पण जी का कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं थोड़ी धृष्टता करूं अशोक वाजपेयी जी के संदर्भ में कुछ दो शब्द कहने की। और अशोक जी को 80वें साल के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हृदय से मेरी शुभकामनाएं और जीवेत शरदः शतम्। और मैं तो बहुत एक तरह से थोड़ा स्वार्थ भाव रख के ये कहूँगी कि आप हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहें और आपका सानिध्य, आपके विचारों का सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहे। और ये जो पारिवारिक संबंध अनेक अनेक दशकों से बना हुआ है वो हमेशा बना रहे, यह हृदय से कामना करती हूँ, हृदय से इच्छा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको धन्यवाद। आप सब मेरे साथ यहाँ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मंजरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़ गई हैं। और रविंद्र व्यास जी, सभी लोग, शिखा त्रिपाठी जी, सबका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।